मैंने सर से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, और सर ने तुरंत ही उसे स्वीकार किया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और सर का फिर से आज की इस संगोष्ठी में फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो आज का विषय है, उस विषय पर आज हमें वो जानने को मिलेगा जो शायद हम लोग इससे पहले ना जान पाए हों, क्योंकि सर का जो विषय है, जो दृष्टि दिव्यांगजनों के संदर्भ में जो विषय है, उन पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो आज कुछ विशेष ही हमें सुनने को मिलेगा। दूसरी चीज है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पटल हमारे मित्र, भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, श्री नागेश पांडे जी के द्वारा बनाया गया है। और इस पटल पर उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत सारी संस्थाओं के बच्चे और शिक्षक गण, विद्वतजन इस पटल पर जुड़ते हैं प्रतिभागी के रूप में। और हम लोगों का यह कार्य रहता है कि हम अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को लाकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकें, जिससे कि जब वो लोग अपनी फील्ड में दृष्टि दिव्यांगजनों को शिक्षा देने के लिए जाएं, तो उनमें वो सभी क्वालिटी हो जो उन्हें दृष्टि दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। तो आज सर आपके सुंदर विचार, आपके महनीय विचार हमें सुनने को मिलेंगे। इसके लिए हम सभी लोग आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सर आपको आमंत्रित करते हैं कि जो भी आप अपनी विशेषज्ञता है, जो भी आपके अनुभव हैं, वो हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नंबर है पहले, विकास जी, मेरा ही नंबर सबसे पहले है। सर आप ही हैं, आदरणीय आप सर, ही हैं। आज के मुख्य वक्ता आप ही हैं। अच्छा, एक पूरा पर्याप्त समय एक विशेषज्ञ को दिया जाए। आप नागेश्वर पांडे जी बोल रहे हैं? नागेश पांडे बोल रहा हूँ। नागेश पांडे जी 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 जी। माननीय नागेश्वर जी, विकास जी तथा आपकी सारी की सारी टीम, मैं आपको संबोधित नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग तो इस क्षेत्र के, इस विषय के जानकार हैं, बढ़िया से सब जानते हैं। मैं तो केवल विद्यार्थियों को, प्रशिक्षणार्थियों को ही एड्रेस करना चाहूंगा। आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं। हमारा जो विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम है उसका महत्व क्या है, और महत्व भी किसके लिए। महत्व हमारा ऐसे बच्चों के लिए जो दृष्टि बाधित कहलाते हैं। मैं विद्यार्थियों के साथ विशेष कर बात करना चाहूंगा कि आजकल पसंद कर रहे हैं, मैं क्योंकि दृष्टि विकलांग हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थीगण जो जुड़े हुए हैं या आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, मैं आप सबके संज्ञान में एक बात जरूर लाना चाहूंगा कि हम लोग और मेरे भी के सभी लोग इस शब्द को, दिव्यांगजन को, पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर हमें दिव्यांगजन कहने की आदत पड़ गई है तो कृपया इस आदत को यहीं बदलें। और मैं जो भी प्रशिक्षक हैं हमारे,
उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूं, अनुरोध करूं, अगर हो सके तो। हाँ, सरकार की उसके असर होते हैं, ये शायद वो नहीं जानते। एक विकलांग होने के नाते मैं आपके साथ कह सकता हूं कि ये वर्ड जो दिव्य, दिव्य, हम कोई दिव्य नहीं है, हम भी आपके जैसे ही, बिल्कुल वही जैसे आपकी फीलिंग है, आपकी इमोशंस हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, वही सब हमारी भी हैं। तो हम में और आप में अंतर बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान में रख लें। तो हम लोग भी वैसे ही लोग हैं, मतलब वैसे ही हैं जैसे आप सब। दिव्य किस लिए, हमको अलग किस लिए कहा जा रहा है? इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग दृष्टि बाधित, दृष्टि विकलांग, या और भी लोग, कई लोग अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं। एक अमेरिका में एक वर्ड चलता है, डिफरेंटली एबल्ड। ऐसे ऐसे वर्ड्स, यानी जो अलग तो हैं लेकिन हैं वो भी एबल्ड ही आपकी तरह। हो सकता है आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो, पर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद आपको, आपका दिल दुखाना नहीं है। इसलिए मैं, क्योंकि पिंच फील करता हूं, पिंच्ड, मुझे चुभन होती है ऐसा शब्द सुनकर। और मैं जिन व्यक्तियों के बीच में रहता हूं, जिस समाज में रहता हूं, वो भी इस शब्द को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप भी, हम अगर हो सके तो हमारी तरफ से आप भी इस वर्ड को तिलांजलि दे सकें तो दे दीजिए प्लीज। खैर, मैं टॉपिक पे आता हूं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का महत्व दृष्टि बाधित लोगों के लिए क्या है। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, मैं आपके सामने कुछ शब्द, ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो यूज की जाती हैं करिकुलम के क्षेत्र में, मैं उनको आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, हम करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या भी शब्द पाठ्यक्रम यूज करें हिंदी में, दोनों ही शब्द बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो पहली बात नोट करिए, प्रशिक्षणार्थी गण विशेष रूप से, कि पाठ्यक्रम किसी भी देश का मिरर यानी आईना, दर्पण होता है। इस दर्पण के थ्रू, इस दर्पण के द्वारा हम किसी भी राष्ट्र की रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि, तीनों का दर्पण, इस दर्पण के द्वारा हम दर्शन कर सकते हैं। कि उस राष्ट्र का के बारे में जानना चाहें तो वहां का पाठ्यक्रम उठाइए और पाठ्यक्रम को देखिए कि उसमें क्या है। पाठ्यक्रम एक ऐसा दर्पण है जिससे किसी भी राष्ट्र का चरित्र और चरित्र दोनों का दिग्दर्शन होता है। अगर आप कहीं ना भी जाएं किसी भी देश में और वहां का पाठ्यक्रम पढ़ लें, वहां का पाठ्यक्रम देख लें उठाकर, तो हमें पता चल जाएगा कि उस राष्ट्र का चरित्र क्या है, उस राष्ट्र का चित्र क्या है, उस राष्ट्र की समृद्धि क्या है, उसकी समृद्धि क्या है, कितना जाना बाकी है। इस सब का निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव होता है। मैं कि जितने भी देश हैं दुनिया, चरित्र है। चरित्र का मतलब है कि उनकी जो शासन व्यवस्था है,
यानी सरकारी तंत्र है जहां का, वहां का, वो सब अलग, विशेषकर भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ साथ पूंजीवाद, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, चाइना में भी साम्यवाद, जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी कम्युनिज्म, साम्यवाद। इटली का, यूरोप का, जिस देश का भी देखना चाहें, यानी जिस देश की आप स्टडी करना चाहें, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां का पाठ्यक्रम उठाइए, वहां का कोर्स कंटेंट देखिए, तो आपको बिना जाए उस राष्ट्र के अंदर झांकने का संपूर्ण, मैं इस बारे में बहुत बातें ना कर, बस 2-3 बातें और जोड़ दूं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के प्रकारों में हम लोग कई पाठ्यक्रम के शब्द यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक वर्ड यूज करते हैं कोर करिकुलम, यानी मुख्य क्रम। कोर से हमें पढ़ना ही होगा, उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोर करिकुलम, कोर करिकुलम यानी मुख्य पाठ्यक्रम, उसको हमें पढ़ना ही पड़ता है हर हालत में। और वो पढ़ना क्यों पड़ता है कि कोर करिकुलम की भी किसी भी राष्ट्र के उद्देश्यों, तो अगर हम कोर करिकुलम को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वहां की सरकार के किस प्रकार उत्थान करना चाहती है, वहां की सरकार अपने देश का विकास किस ओर करना चाहती है, भावना से ओतप्रोत होकर किया जाता है। तो इसलिए पाठ्यक्रम समझना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम के साथ साथ एक वर्ड और यूज करते हैं हम, लेटेंट करिकुलम, जिसको हम कई बार हिडन करिकुलम भी बोल देते हैं। हिडन करिकुलम, जरूरी नहीं है कि आप हिडन पर हां, ये वर्ड भी यूज होता है। ये ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे हम, समझ लीजिए, अपनी अपनी परंपराओं के निर्वहन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, कोई भी त्योहार ले लीजिए, वो त्योहार मनाने का जो ढंग है वो एक हिडन करिकुलम में आता है। वो त्योहार मनाने के लिए सरकार भी कुछ प्रोत्साहन देती है, वो इसलिए कि पाठ्यक्रम उस ओर हमको ले जाता है। यानी हिडन करिकुलम ऐसा करिकुलम का पार्ट है जो हमारी तो हिडन हमारे विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, प्लस करिकुलम। प्लस करिकुलम विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो भी आज का विषय नहीं, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। साथ में ही प्लस करिकुलम का एक और रूप है, थोड़ा और बृहद रूप जिसको कहते हैं हम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपैंडेड कोर करिकुलम, यानी वृहद मुख्य पाठ्यक्रम। विशद रूप से पढ़ाया जाता है ये हमारे बच्चों के लिए। इसका भी मौका कभी मिलेगा बात करने का, पर आज मैं केवल एक्स्ट्रा करिकुलम की बात कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो नोट करें कि पाठ्यक्रम 4 लेवल्स पर काम करता है।
पहला लेवल यानी प्राइमरी लेवल जो हमारा है वो है कोर करिकुलम। दूसरा लेवल जो इसका है वो है करिकुलम, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, ये दूसरा लेवल। तीसरा लेवल है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा यानी ओवर एंड अबव द कोर करिकुलम, ऐसा लगता है। चौथा लेवल इसका है एक्स्ट्रा म्यूरल करिकुलम। एक्स्ट्रा म्यूरल को हम हाइफनेटेड कर देते हैं, एक्स्ट्रा हाइफन म्यूरल, MURAL, एक्स्ट्रा म्यूरल करिकुलम। एक्स्ट्रा म्यूरल करिकुलम क्या है? वो पाठ्यक्रम, वो गतिविधियां, वे क्रियाएं जिन्हें हम विद्यालय की चार दीवारी के बाहर करते हैं, यानी समुदाय में, कम्युनिटी पालन, जिसके बारे में हम जानते हैं कम्युनिटी में जाकर, यानी समुदाय आधारित पाठ्यक्रम है ये हमारा। ये भी हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय केवल है आज का इंपॉर्टेंस यानी महत्व ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पहले थोड़ा थोड़ा जान लें कि कोर करिकुलम क्या है। कोर करिकुलम वो पाठ्यक्रम है जिन्हें हम कक्षाओं में बैठकर बुक्स यानी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं। इस पाठ्यक्रम का निश्चित कंटेंट होता है। कंटेंट यानी जिन जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वो एक निश्चित कंटेंट है हमारा। उदाहरण के लिए अगर स्कूल के स्तर पर देखें, विद्यालय स्तर पर देखें, तो जितने भी यानी भाषा ले लें तो भाषा में जो जो चैप्टर्स लगे हुए हैं, जो जो पाठ लगे हुए प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो सारे हमारे कंटेंट हैं, कोर्स कंटेंट। सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट अलग और विद्यालय साथ ही है, कुल मिलाकर सबका कंटेंट, इसे हमें पढ़ना ही होता है। और वास्तव में यही कंटेंट व्यवस्था से जो यही हमें देश की प्रणाली, शासन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली के साथ जोड़ते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है और में हमारे अध्यापक और प्राध्यापक इसके लिए कुछ मैथडोलॉजीज को हम कहेंगे, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्योंकि आप भी सभी शिक्षार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, इसलिए आपको भी इस पाठ्यक्रम विशेष ध्यान देना पड़ता है। पर इसका आशय नहीं है कि बाकी पाठ्यक्रम के जो बाकी भाग हैं, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो नगण्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौण इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, होकर निश्चिंत होकर बैठकर, वह हमारा कोर करिकुलम,
जिसे हम अध्यापक के बिना पढ़ ही समझ नहीं सकते, ये कक्षाओं में बैठकर जाता है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट और चली थी बहुत पहले, जिसको हम कहते हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी को विद्यालय रहित करना, विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ का एक बहुत प्रमुख यानी बड़ा को जानना मतलब बहुत बारे में जानते हैं इंग्लिश में, बर्न द बुक्स, ब्रेक द वॉल्स एंड थ्रो द चाइल्ड इन द बाउंटी ऑफ नेचर। रूसो बच्चे पर विशेष बल देते हैं। बच्चा विशेष है किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में, बच्चा केंद्र में है। उन्होंने कहा बच्चों के लिए पुस्तकों की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आप इससे उनकी बात से सहमत न हो। मेरा वाक्य उनका है, बर्न द बुक्स, यानी पुस्तकों जला डालो। वो लिखते हैं द वॉल, शब्द मेरे नहीं है, ये रूसो के हैं। उन्होंने कहा थ्रो इन द बाउंटी ऑफ नेचर, यानी बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, बच्चे को प्रचुर गोद में, रूसो के अनुसार बच्चे को प्रकृति की गोद में बड़ा होने दो, पलने दो, सीखने दो, स्वयं सीखने दो। सेल्फ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो पाठ्यक्रम है कई जगह मतलब जहां मुझे लगता है कि रूसो को बहुत तंग किया गया था टीचर्स द्वारा। वो अपनी सेवा करवाते थे। कई टीचर गुरुजी लोग जो होते थे, गुरुजन, कि हमारी सेवा करो। सेवा करने का मतलब पैर दबाओ हमारे, ऐसे ऐसे काम करवाते थे आश्रमों में रहकर। हो सकता है कि हमारे यहाँ भी कुछ विद्वत कुछ गुरुजन ऐसा ही करवाते हो सेवा। तो ऐसा फेस करने के लिए रूसो को मिला, और रूसो ने क्या किया, इस ऐसे वातावरण से भाग खड़े हुए और उन्होंने विद्रोह यानी गुरुजनों के प्रति विद्रोह कर दिया। और उन्होंने एक एमिली नाम की किताब लिखी है, एमिली। उसमें लिखा है बर्न द बुक्स, किताबों को जला डालो, दीवारों को ढाड़, बच्चे को कहां फेंक दो, छोड़ दो। कुछ नेटवर्क इशू के कारण सर अभी आवाज सर की आ नहीं रही है। जल्द ही जुड़ रहे हैं, 1 मिनट में वो हमसे जुड़ जाएंगे। सर एग्जिट हो गए हैं। जी जी कोई बात नहीं, वो नेटवर्क इशू है सर, उसमें कोई बात नहीं। मैं सबसे निवेदन कर दूं, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं सभी विद्वत जन हैं, कृपया जब कोई विद्वान हमारे आपके सामने अपना विचार व्यक्त कर रहा हो तो बार बार उसमें स्क्रीन प्रेजेंट करके खलल नहीं डालनी चाहिए। आप सब श्रेष्ठ जन हैं, विद्वत जन हैं, ज्ञानी जन हैं, ऐसा न करें। जिससे यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, तो आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया कोई भी स्क्रीन प्रेजेंट न करे। हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के कई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले विशेष शिक्षक जुड़े हुए हैं श्रीमान कमलेश भाई साहब के निर्देशन में। उन सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, और आज वो इस पटल पे आए हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा है सभी लोग एक विद्वत मत को सुन रहे थे और आप उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत, और एक नया आपको भाव मिल रहा होगा कि सर किस तरीके से एक एक चीज बताते हैं
सर के पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि जब एक मजे हुए विषय शिक्षक, एक विद्वान हमारे आपके बीच में अपनी वाणी रखते हैं, तो एक एक वह बिंदु जो एकदम धरातल को छूता हुआ चलता है, उसका वर्णन कितनी बेहतरी से किया जाता है, सर से सीखना चाहिए। तो सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया कोई भी स्क्रीन प्रेजेंट करके कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न करें। सर जैसे ही जुड़ते हैं हमारे साथ, हम लोग पुनः आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत जल्द ही सर नागेश सर प्रणाम में हम लोगों से जुड़ जाएंगे। जी जी पांडे जी प्रणाम। हेलो हेलो जी नागेश सर प्रणाम। प्रणाम जी मैं बस बढ़िया है सर। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आपकी अनुमति अनुसार मैंने जी बताएं बताएं। टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं, कुछ नेटवर्क का जो इशू रहने के हमारे कारण होता है। सामान्य दर्ज हैं हाँ पांडे जी बताएं बताएं। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो जी बताइए। हाँ, सर मेरा निवेदन ये था कि अपनी इस कार्यक्रम में हमारे जो सामान्य विद्यालय के शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो कई सारी समस्याएं भी आती हैं। सामान्य विद्यालयों में 40 बच्चों के साथ कहीं एक बच्चा दृष्टिहीन बच्चा होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की समस्याओं को भी लें और समस्याओं का निदान करें अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सर। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराएंगे सर का, राज्यपाल सर का भी जी। और जो भी समस्याएं हैं जिले की उनको भी सुना जाए सर। जी बिल्कुल। जब हम लोग इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति पर प्रश्नोत्तरी सेशन रखेंगे तो वहां पर एक एक करके जो प्रश्न रहेगा उसको लेते चलेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो सकता है सर से उसका निदान हम लोग ले लेंगे। जी सर धन्यवाद सर। थैंक यू जी। जैसे ही सर हमसे जुड़ते हैं पुनः हम लोग इस क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल से जुड़ने पर एक सीमा ये होती है कि अगर आपके मोबाइल पर किसी का फोन आ गया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है मोबाइल फिर, और थोड़ा सा सीमाएं होती हैं जब वहां पे फिर से जुड़ना है उनको। सॉरी अरे नहीं सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो तकनीकी की बात है। आप कंटिन्यू करें सर, कोई बात नहीं। सॉरी, स्वागत है, स्वागत। कैन यू हियर मी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है, आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। नहीं कुछ बीच में मिस हो गया। प्लीज आपके छात्रों से पूछिए कि कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। अरे बिल्कुल, मेरी बात वहां तक पहुंच रही है कि नहीं? बेटा कोई फीडबैक दो सर को। विकास जी बोलिए, फीडबैक दो कोई। जी सर समझ में आ रहा है पूरा। आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सर, कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू। मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ एग्जिट कर गया, किस पॉइंट पे था मैं। विकास जी कुछ आइडिया है कहाँ छोड़ा होगा मैंने? सर रूसो पे थे आप कि हाँ रूसो पे था। ओके ओके ओके। तो मैं रूसो पे ये कह रहा था कि रूसो के साथ में रूसो ने एक्चुअली डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात करी थी पहली बार, और मैं उस बात को रिपीट ना करते हुए को करिकुलर एक्टिविटीज पे आ रहा हूं मैं। को करिकुलर यानी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, ये भी हमारे लिए विशेष जानने की चीज है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ ही चलती हैं, अर्थात पाठ्यक्रम को बेहतर समझाने के लिए ऐसी क्रियाओं का संचालन किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में कराते हैं, जैसे बाल सभा में बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए करवाई जाती, बच्चों के बीच करवाई जाती हैं, जिसमें आपने देखा होगा अंत्याक्षरी करवाते हैं, पोएम रेसिटेशन यानी कविता काव्य पाठ करवाते हैं। और इन सब से फायदा क्या होता है कि बच्चों का जो कंठस्थ करने की जो ताकत है, कविताओं को या दोहा भी करवा सकते हैं। और अगर इंग्लिश में कुछ बच्चों से प्रतियोगिताएं करवाते हैं तो वर्ड मेकिंग करवाते हैं, या जिस एक वर्ड किसी ने दिया तो जहां वर्ड वो एंड होगा उसी लेटर से दूसरे ग्रुप को बोलना होगा। इससे कुछ इंग्लिश सीखने का, या कुछ वेजिटेबल्स के नाम या फ्रूट्स के नाम, ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स बाल सभा में करवाई जा सकती हैं। तो ऐसी क्रियाओं से पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझना आसान हो जाता है। इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज हर विद्यालय में करवाई जाती हैं, वीकली, कहीं बाई वीकली करवाई जाती हैं। लेकिन हाँ, और इसके अलावा और बहुत सारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखे जाते, यानी वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। भाषण प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, ऐसी क्रियाओं का भी संचालन विद्यालय प्रशासन द्वारा करवाई जाती हैं। और इन सब से बच्चों की न केवल स्मृति यानी मेमोरी बढ़ती है, बल्कि बच्चों को पढ़ने के प्रति यानी अध्ययन के प्रति आसक्ति भी होती है। और बच्चे सारा का सारा समय इन सब चीजों में लगाकर पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और बड़े होकर एक ऐसे नागरिक बनते हैं जो प्रबुद्ध जन कहलाते हैं। जैसे आज आप अपने सभी प्रशिक्षकों को आप कहते होंगे सर या मैडम, वो किस लिए? क्योंकि वो प्रबुद्ध जन हैं। उन्होंने इस लेवल पर आने के लिए न केवल करिकुलर एक्टिविटीज को पार किया है, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज को यानी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को भी भली भांति निष्पादित किया है। इसलिए वो ऐसी आदतें आपके अंदर भी हम लोग डलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और इनको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते और विद्यालय में किया भी नहीं जाता है, बहुत जरूरी है। तो वे विद्यार्थी लोग, वे प्रशिक्षणार्थी लोग जो इनमें विशेष दिलचस्पी न लेते हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग इन गतिविधियों में भी बिल्कुल वैसे ही भाग लें जैसे कि आप कक्षाओं में पढ़ने लिखने में भाग लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। तीसरा लेवल है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर। कई विद्वानों ने कहा है कि इनको एक्स्ट्रा वर्ड ना दिया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा से ऐसा लगता है, विद्यार्थी को लगता है कि बर्डन दिया जा रहा है हमारे ऊपर, बर्डन, बोझा डाला जा रहा है। पर ये एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पाठ्यक्रम क्रियाएं या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या एक्स्ट्रा म्यूरल क्रियाएं उतनी ही महत्व, यानी वे सारी क्रियाएं यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कौन सी गतिविधियों को रखते हैं? वो गतिविधियां हैं जिन्हें हम कक्षाओं से बाहर, यानी कक्षाओं में जो प्ले ग्राउंड होते हैं, फील्ड होते हैं, प्ले फील्ड्स,
खेल के मैदानों में निष्पादित करते हैं इन गतिविधियों को। तो इसमें बहुत सारी क्रीड़ाएं आती हैं। इसमें जितनी भी क्रीड़ाएं स्कूल में खेली जाती हैं, उन पर आने से पहले मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम क्रियाएं हों, चाहे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हों, चाहे वो अतिरिक्त क्रियाएं हों जो प्लेग्राउंड में निष्पादित की जाती हैं, इन सब का उद्देश्य है, अर्थात यदि हम कक्षा में बैठकर पाठ पढ़ रहे हैं, अध्यापक के साथ बैठकर हम कुछ सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य है मस्तिष्क का विकास करना। हमारा जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वहां भी हम मस्तिष्क के साथ साथ हम लोग मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं, यानी सामाजिक विकास। ठीक उसी प्रकार खेल के मैदान में भी हम लोग मेंटल एबिलिटीज को तो डेवलप कर ही रहे हैं, यानी मानसिक क्रियाओं का तो विकास करते हैं। खेल के मैदान में हम शारीरिक क्षमताओं का, जिनको हम कैपेबिलिटीज कहते हैं, क्षमताएं कहते हैं, शारीरिक क्रियाओं का विकास करते हैं हर विद्यालय के अंतर्गत। और जहां आज के विद्यार्थीगण अध्यापक बनेंगे इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात, वहां आप सब लोग भी केवल ऐसा नहीं कि करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, जोर देंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज पर ही नहीं, बल्कि हमने सबने मिलकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो खेल के मैदान में निष्पादित की जाती हैं, उन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि बाकी और गतिविधियों पर, क्योंकि ये अलग नहीं है। इनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खेल के मैदान में जो क्रियाएं की जाती हैं वो शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास भी कैसा, अधिकतम ऑप्टिमम फिजिकल डेवलपमेंट, अधिकतम शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है। यहां पर भी अगर टीम गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, टीम गेम्स में, तो यहां पर भी सामाजिक विकास बच्चों का आपस में होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। और सहयोग करना, एक टीम के साथ सहयोग करना, कोऑपरेशन करना, ऐसे गुणों का विकास होता है। और ये जो सारे गुण हैं बच्चों में बचपन से ही आने चाहिए, तभी जाकर वो स्वस्थ नागरिक बन पाएंगे। ऐसे नागरिक जो अपना योगदान सामाजिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में, व्यक्ति के अपने विकास में कर सकती हैं, योगदान करते। तो ये ऐसी गतिविधियों को भी हम संचालित करते हैं, और ये बहुत ही यानी नितांत आवश्यक हैं। इन सभी गतिविधियों का एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास किया जाए। चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास किया जाए। इंग्लिश में हम बोलते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण में यानी मस्तिष्क का विकास, भावनाओं का विकास, उनके हस्त कौशलों का विकास,
उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, और खेलों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि विकास होता है। बच्चों की क्षमताएं, कुशलताएं, योग्यताएं सबका विकास होता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी खेल क्रीड़ाओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम किसी और क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। क्रीड़ाओं के माध्यम से हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं। अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो हमारा समाज स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ है, हमारा राष्ट्र स्वस्थ है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी स्वस्थ है। और स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक अपना संगठन है जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, दुनिया के जो भी नागरिक हैं, उन सबको स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाता है। अभी हम कोरोना काल में हैं और कोरोना काल में WHO की अपनी भूमिका है। WHO ने इस कोरोना को नाम दिया है कोविड। अब कोविड का अर्थ अगर आप समझें, को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज, कोविड 2019। ये नाम WHO ने ही दिया है। इसको कोविड टेस्ट करवा कर ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थता की ऊर्जा। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों का शारीरिक विकास करवाते हैं, शारीरिक विकास को एंश्योर करते हैं। तभी हम, अगर बच्चों का शारीरिक विकास होगा तभी हम बच्चों के चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य साइटेड बच्चों का जरूरी है तो उतना ही जरूरी, या मैं कहूं, आप मेरे साथ प्लीज अग्री करिए कि विकलांग बच्चों का, दृष्टि विकलांग बच्चों का स्वास्थ्य तो शायद दृष्टिवान बच्चों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका स्वस्थ रहना शायद साइटेड बच्चों से भी ज्यादा जरूरी है। आप इसको अपने अनुभव से जानते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ये हमारे बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को, या जो भी बच्चे आपके साथ में हैं, उनको आप खेल के मैदान में जरूर ले जाएं। हाँ, पाठ्यक्रम के पास होने के बाद, करने के बाद आपको नौकरी मिलती है, चाहे आपको विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र में मिले या समावेशी शिक्षा में क्षेत्र में आपको नौकरी मिले। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जहां पर सामान्य बच्चे यानी दृष्टिवान बच्चों के साथ सक्षम सकलांग बच्चों के साथ विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं। ऐसे समावेशी परिवेश में आपको नौकरी मिलती है तो आपका परम कर्तव्य, परम पुनीत दायित्व होगा कि आपके विकलांग बच्चे पीछे न रह जाएं, वो भी क्रीड़ा स्थल पर अवश्य जाएं। उनको भी हमने वही खेल कराने हैं जो हम दृष्टिवान बच्चों को या सकलांग बच्चों से करवाते हैं। और हमारे बच्चों के लिए शायद ये गतिविधियां शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो दौड़ भाग कर लेते हैं, हमारे बच्चों को मौका यहीं पर मिलता है।
और बच्चों का बचपन अगर आपने बचा लिया, हमारे बच्चों का विशेषकर बचपन हमारे बच्चों का एक तरीके से नींव का काम करता है। अगर हमारे बच्चों की फाउंडेशन, नींव अगर हमारे बच्चों की सशक्त है, तो फिर उनका भविष्य भी न केवल सुरक्षित है बल्कि वह भी सशक्त बन सकता है। तो अध्यापकों के कंधों पर एक विशेष दायित्व दिया गया है कि कैसे हम अपने बच्चों को आदमी या स्त्री, परिपक्व यानी पुरुष और महिलाएं बनाएं। ऐसी महिलाएं और पुरुष जिनका दिमागी रूप से, भावनात्मक रूप से और कौशलों के रूप से सर्वांगीण विकास हो। तो ये सब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, हमारे कंधों पर। इसीलिए आप इस क्षेत्र में उतरे हैं कि हमने वे काम करने हैं जो आम आदमी नहीं करता। आप आम नहीं हैं, आप खास विशिष्ट अध्यापक होने वाले हैं, खास टीचर अध्यापक होने वाले हैं। ऐसे अध्यापक जिनके ऊपर विद्यालय, जहां भी आप नौकरी करेंगे वहां का संपूर्ण प्रशासन आपके ऊपर गर्व करेगा। ऐसा अध्यापक बनेंगे जहां बच्चों के अभिभावक आपकी तरफ देखेंगे कि आप कितना बढ़िया, कितना पुनीत। सर्विस के लिए तो एक्चुअली सभी आते हैं, नौकरी के लिए सभी लोग काम करते हैं, लेकिन आप सैलरी के साथ साथ एक ऐसा काम करते हैं जो यूनिक कार्य कहलाता है। यूनिक का मतलब है एक अनुपम, एक अद्वितीय कार्य है। बाकी सब काम तो सब कर लेंगे, सारे जो सक्षम बच्चे हैं उनके साथ सब लोग काम कर लेंगे, लेकिन जो अक्षम है बच्चे, जो सक्षम नहीं हैं, किसी न किसी रूप से दृष्टि बाधित हैं या उनमें कुछ कमजोरी है, उनके साथ काम करना एक चैलेंज, एक विशेष चुनौती है। ऐसे बच्चों का कोई विकास कर पाए तो सही सच्चे अर्थों में तो वही विकास, वही अध्यापक है। सॉरी, मेरे दिमाग में विकास मिश्रा जी घूम रहे हैं। तो हमारे बच्चों का विकास ठीक उसी प्रकार करवाना है जैसे कि आप बाकी बच्चों का, हमारे बच्चे रह न जाएं। जो गतिविधियां हमारे बच्चे, कुछ विशेष गतिविधियां, जैसे हमारे बच्चे खेलों में भाग ले सकते हैं, सारे लेते ही हैं, चाहे वो दौड़ के खेल हों, दौड़ की प्रतियोगिताएं हों। 50 मीटर की दौड़ में हमारे बच्चे भाग लेते हैं, 100 मीटर की दौड़ में हमारे बच्चे भाग लेते हैं, 400 मीटर की दौड़ में हमारे बच्चे भाग ले सकते हैं, और अब तो मैराथन्स में भी हमारे बच्चे भाग लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों में इतना जोश भरना है, उतना उत्साह भरना है कि वे भी प्रतियोगिताओं में, मैराथन जैसी दौड़ में भाग ले सकें। और विद्यार्थियों के सामने मैं एक और बताऊं कि आजकल विशिष्ट ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स कहते हैं इनको, पैरा ओलंपिक्स का आयोजन दुनिया भर में किया जाता है। पैरा ओलंपिक्स में वही बच्चे भाग ले पाएंगे हमारे जिनका स्वास्थ्य सुडौल है, सुडौल स्वास्थ्य है, जिनके शरीर का शारीरिक विकास उस प्रकार का है, उतना उम्दा है कि वे गतिविधियों में भाग ले सकें। और पैरालंपिक्स में ये सारी क्रीडाएं खेली जाती हैं। कोई भी क्रीड़ा लीजिए, वो सारी क्रीडाएं हमारे विशेष बच्चे भी करते हैं। और उद्देश्य क्या है? उनके अंदर न केवल स्वास्थ्य का विकास करना, बल्कि उनके अंदर एक जोश, एक महत्वाकांक्षा का सृजन करना कि हम भी कुछ हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम आदमी कर पाता है, हम किसी से कम नहीं। ये सारी की सारी भावनाएं हमारे बच्चों में स्कूल स्तर से ही विकसित की जानी चाहिए। तभी हम लोग, देखिए जैसे पेड़ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बीज से छोटा सा पौधा बनता है, नन्हा पौधा, फिर बड़ा दरख्त बन जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे बच्चे पहले छोटी
प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, फिर करते 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 फिर बड़ी मैराथन और पैरा ओलंपिक्स की गतिविधियां जो इंटरनेशनल लेवल पर की खेली जाती हैं, उनमें भी हमारे बच्चे सारे खेलों में भाग ले सकते हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हम म्यूजिकल चेयर करवाते हैं, म्यूजिकल चेयर। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी सीआरसी में भी, लखनऊ की सीआरसी में भी म्यूजिकल चेयर, मुझे शायद मालूम नहीं है कि आपके यहाँ एक विद्यालय भी है स्कूल का, ये आप बेहतर जानते होंगे। हाँ, जहाँ जहाँ विद्यालय हैं, विशिष्ट विद्यालय, वहाँ के बच्चों को हम म्यूजिकल चेयर, छोटे बच्चों को यहाँ से शुरू करते हैं म्यूजिकल चेयर, या उससे भी पहले कुछ सर्च आउट जैसी प्रतियोगिताएं कंडक्ट करते हैं। सर्च आउट का मतलब है कि आपने बहुत सारी दालें, अलग अलग दालें एक बर्तन में मिक्स कर दी, और बच्चों को कहा जाएगा एक साथ हाथ एक एक करके हाथ डालेंगे, और जिस दाल को आप निकलवाने की कोशिश करेंगे वो दाल बच्चा निकाल के लाए। यानी बच्चे का टेक्चुअल डेवलपमेंट या टेक्टाइल डेवलपमेंट, यानी बच्चों की स्पर्शीय शक्ति का विकास करने के लिए सर्च आउट, म्यूजिकल चेयर और दौड़ तो सारी हैं ही हैं, साथ में निपवेड में कुछ ऐसे खेलों का विकास हुआ है जो पहले हम सोच नहीं सकते थे। जैसे छोटे बच्चों के लिए स्नेक एंड लैडर, यानी सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ खेल उपलब्ध है। हमारा एमबीए है, वो एमबीए प्रोडक्शन करता है इस गेम का बच्चों के लिए, स्नेक एंड लैडर। ये नए गेम्स हैं, शायद हमने भी नहीं खेले होंगे शुरू में, ये अभी आए हैं। स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी, सांप सीढ़ी का गेम। या आप लूडो खेलते हैं, साइटेड बच्चे लूडो खेलते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी लूडो का खेल अब बन गया है। साइटेड बच्चे हमारे इंडोर एक्टिविटीज में बहुत सारे गेम्स करते हैं, जैसे चेस का खेल खेलना, शतरंज साइटेड बच्चे खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं। अभी अभी घोषणा हुई है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है, ऐसे लोगों को, शतरंज के खिलाड़ियों को अवार्ड करना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उनमें विश्व आनंद, क्या नाम है उनका, विश्वनाथ आनंद, ऐसे लोगों को, बहुत से लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। अगर हमारे बच्चे भी इस लायक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गेम में भाग ले सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। हमारे बच्चे भी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जिस लेवल पर, और तो हमारे बच्चे भी यही सारे खेल, यानी क्रीड़ाएं करवाना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बचपन में खेलते थे, रिले रेस करते थे, रिले रेस मेरा ख्याल है एक, आपने खेला होगा, मुझे लगता है कि आपके मुंह में एक चम्मच पकड़ा दी, मुंह दांतों के बीच में चम्मच पकड़ो, और चम्मच के ऊपर या तो कंचा रख दिया, मार्बल, या कुछ और स्वीट पीस रख दिया, स्वीट का, उसको लेकर आपको दौड़ना है। जो गिरा देगा वो समझो टीम से बाहर हो जाए, मतलब प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, और जिसका सबसे बाद में गिरेगा वो समझो विनर डिक्लेयर किया जाएगा, विजेता डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे खेल हमारे बच्चों में जोश और रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन के लिए बहुत जरूरी है गेम्स कराना। टीम्स गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स बहुत जरूरी हैं। तो एक गेम होता है 3 लेगेड रेस कहते हैं इसको। 3 लेगेड रेस का मतलब है, आप जानते होंगे, आपके अध्यापकों ने स्कूलों में कराया होगा कि 2 विद्यार्थी एक साथ आए, दोनों का एक पांव एक साथ बांध दिया, 2 पैर तो बंध गए, राइट और लेफ्ट, मतलब एक का राइट और एक का लेफ्ट, और बाकी 2 बचे, उनमें दौड़ना है। वो 50 मीटर रेस हो सकती है, 100 मीटर रेस हो सकती है। ऐसा गेम खेलने में हमारे बच्चों को भी उतना ही मजा आता है
देखिए हमारे बच्चे कोई अलग थोड़े ही है, बस केवल अंतर है कि वो देख नहीं सकते, अंतर बस इतना ही है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। उनकी भी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी एम्बिशंस और एस्पिरेशंस बिल्कुल सारी वही हैं जो एक आम बच्चे की हैं, दृष्टिवान बच्चे की हो सकती हैं। और हो सकता है कि हमारा बच्चा अगर हायर लेवल पे जाता है तो हमारे बच्चे की तो आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो गेम्स हमारे छूट न जाएं। और वैसे आप क्योंकि अध्यापक बन रहे हैं, आप भी अपने यहाँ कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस, नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पुराने गेम्स, हमारे बच्चों के लिए एक रस्साकशी गेम खेला जाता है, रस्साकशी हम लोगों ने बहुत खेला है स्कूल लेवल पर। रस्साकशी टीम गेम है, वो भी आप करवा सकते हैं। हमारे बच्चे कबड्डी बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, वो भी करवा, कुछ रूल्स थोड़ा चेंज होते हैं। हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, रूल्स को थोड़ा सा अडेप्ट किया हुआ है। तो गेम्स हमारे बच्चे सारे खेल सकते हैं। अगर आप समावेशी परिवेश में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि ये बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, किसी भी कीमत पर पीछे ना छूट जाएं, क्योंकि गेम्स सबके लिए आवश्यक हैं, सबके लिए सर्वार्थ आवश्यक हैं। और ये पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, इनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। और जिन टीचर्स का गेम्स में इंटरेस्ट है वो तो किसी भी हालत में गेम यानी फील्ड के बाहर रह ही नहीं सकते। और अगर आप गेम्स के फील्ड के बाहर नहीं रह सकते तो आपके बच्चे भी गेम्स के फील्ड के बाहर नहीं रहने चाहिए। तो आपका दायित्व बड़ा बढ़ जाता है एक अध्यापक के तौर पर, आपकी चुनौती बढ़ जाती है। और वास्तव में अगर आप अच्छा काम करते हैं इस क्षेत्र में तो आपका विद्यालय का संपूर्ण प्रशासन आपके बारे में एक ऐसी नजर से जो पहले उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं, आपकी अहमियत बढ़ जाती है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे बच्चों से खेल करवाते हैं तो आपकी एक गरिमा अलग होती है। तो इसको ठीक है, सैलरी के लिए तो सब आते हैं, वो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ काम करने में एक अलग मजा आता है, एक अलग रिकग्निशन, एक ऐसी पहचान मिलती है जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आपने अपने उद्देश्य में पैसे के साथ साथ, धन के साथ साथ सम्मान भी अर्जन करना है। और ये फील्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। बस आशा यही की जाती है कि आप अपने बच्चों को पीछे न छूटने दें। अगर आपके अंदर जोश है कि आपके बच्चे किसी से कम नहीं हैं तो आपके बच्चे भी आपको सम्मान दिलाने में पीछे नहीं रहेंगे। तो आप जो गेम्स आप इंट्रोड्यूस करना चाहें वो इंट्रोड्यूस करिए। हमारे बच्चों को आप बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। और हो सकता है कि शुरू में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर आगे चलकर उनके साथ उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पाठ्यक्रम के बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और पाठ्यक्रम को सीखने के लिए हम साल 2 साल लगा देते हैं, 4 साल लगा देते हैं। तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। जो भी गेम्स फील्ड में हो, यानी इंटरनल गेम्स यानी आउटडोर गेम्स हो या इंडोर गेम्स हो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन की स्पिरिट और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतियोगिता की भावना, टीम की सामूहिक भावना और सहयोग की भावना गेम्स के द्वारा आती है। शारीरिक विकास तो होता ही है और गेम्स में हम एक दूसरे। अच्छा, एक चीज और देखिए, विशेषकर हमारी जो माँ होती हैं, माँ तो चाहती है हमारा उनका बच्चा गिरे ना, बिल्कुल चोट ना लगे उसके बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे को चोट लगती है तो लगता है कि माँ को चोट लग गई। आप शायद मेरे साथ सहमत होंगे।
पर शायद मैं आपको बताऊं, एक अलग व्यू रखिए, माँ का तो भाई एक एटीट्यूड है, वो छोड़ नहीं सकती, पर अध्यापकों का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि गिरने से बच्चों के शरीर में ताकत आती है। जब भी बच्चा मिट्टी के साथ मिलता है, गिरता है, तो मिट्टी के गुण उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। उसके जितने भी, यानी बच्चों में इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है मिट्टी के टच में आने से। तो गिरना, चोट लगना, ठीक है, कोई ज्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए, जो बड़ी चोट है उसे तो बचाना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चोट लगती है खेल के मैदान में, तो बच्चों को लगने दीजिए। साइडेड बच्चों को भी लगती है, हमारे बच्चों को भी लगती है, तो बच्चे उससे ताकतवर बनते हैं। उनके शरीर में सहन करने की क्षमता का विकास होता है। विकास तो मैं ये चाहूंगा कि उनको चोट थोड़ी बहुत लगती है तो लगने दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। और गेम्स में तो चोट लगती है, बहुत लोगों को चोट लग जाती है। हाँ, विशेष यानी ज्यादा चोट लगने से बचाना है, रिस्की गेम्स नहीं कराने हैं। पर जो गेम्स हमारे बच्चे, देखिए हमारे बच्चे आजकल जूडो कराटे में इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। जूडो कराटे इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं लोग, और क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर। और ऐसा ही नहीं कि वो ऐसे ही खेल रहे हैं, वो मेडल लेकर आते हैं। और दुनिया भर में जितने भी विकलांग बच्चे हैं वो सब प्रतियोगिताओं में आगे आ रहे हैं। और प्रतियोगिताएं इसलिए कि उनका शारीरिक विकास होता है। तो पाठ्यक्रम जो भी निर्धारित करें हम लोग, उसका उद्देश्य क्या है? पहला, शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा उद्देश्य है उसका बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है सबके साथ मिलकर काम करना। इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सबके साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को समझना। सामाजिक विकास, समाज में रहना। अगर हम कक्षा के अंदर बैठे हैं तो भी एक समाज है, विद्यालय का, कक्षा का एक समाज है अपना। कक्षा में चाहे 15 बच्चे बैठे हों, 20 बच्चे बैठे हों, 30 बैठे हों, वो सब एक समाज के अंतर्गत बैठे हुए हैं। और हमारे सामाजिक विकास होना बच्चों में, चाहे वो खेल के मैदान में हो या बाल सभा की एक्टिविटीज में, क्रियाओं में भाग ले रहे हों, वो सब सामाजिक विकास का मतलब है सहयोग पूर्ण विकास, सहयोग यानी कोऑपरेटिव स्पिरिट। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हम आध्यात्मिक विकास। एक, जैसे आप लोग पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी व्यावसायिक विकास, या वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। एक होता है हमारा आयाम पाठ्यक्रम का, एक और है जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कलात्मक विकास। कलाएं बच्चों में आनी चाहिए, कलाएं, हस्त कौशल भी आने चाहिए। हस्त कौशल, हाथों से काम करना, यानी हाथों का मतलब है कि मिट्टी को अलग अलग रूप देना, अलग अलग आकृतियों में ढालना, या पेपर बोट्स बनाना, पेपर की जो नाव बनाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं, ऐसे बच्चों को, हमारे बच्चों को ऐसी कलाओं में भी आपने प्रशिक्षित करना है, दक्ष बनाना है। तो कलात्मक विकास करना भी उसका उद्देश्य है। साथ ही साथ एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सौंदर्यात्मक विकास। सुंदर सुंदर कृतियां बनाना, आकृतियां बनाना। आपने साइडेड बच्चे हमारे ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बहुत सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। लड़कियों को हम टेलरिंग, कटिंग, बटनिंग,
स्कल्पचरिंग, बच्चों को स्कल्पचरिंग यानी मूर्ति कला करवाना, यानी ये जितने भी आयाम हैं, यानी जितने भी उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम के, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, व्यावसायिक विकास हो, कलात्मक यानी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो, या एस्थेटिक सौंदर्यात्मक, यानी कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पक्ष हमारे बच्चों से छूट न जाए। कोई भी पक्ष यानी कोई भी उद्देश्य, पाठ्यक्रम का कोई भी उद्देश्य हमारे बच्चों से अछूता न रह जाए, छुए जरूर हमारे बच्चों को। तो ऐसा विकास बच्चों में करने की हम सबकी जिम्मेवारी है। और जो आप जैसे विद्यार्थी जो अब आगे चलकर अध्यापक बन रहे हैं, आपका तो रोल आज यानी आने वाले समय में बहुत व्यापक, यानी जिसमें टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इसका एक उद्देश्य आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी में भी अपने बच्चों को आपने आगे ले जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज के दौर में, आज के समय में बहुत सारे देश मिलकर टेक्नोलॉजी के डोमेन में, क्षेत्र में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट, हमारा जो मॉडल स्कूल है निपुएड का, यहाँ के बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में साल दर साल प्रतिवर्ष भाग ले रहे हैं। तो आप क्योंकि नए पीढ़ी के अध्यापक हैं, नए समय के अध्यापक होने वाले हैं, तो आपके सामने तो एक और पक्ष है, वो है टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चों को जोड़ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे बच्चों में करवाना। ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज है, यानी एक अतिरिक्त चुनौती है हमारे आज कल के अध्यापकों के लिए। इसलिए आपने अपने आप को इस लायक बनाना है कि आपको नौकरी तुरंत मिले तो आप वहां नौकरी पाकर एक सक्षम अध्यापक, एक योग्य, प्रशिक्षित और कुशल अध्यापक कहलाएं। और ये तभी संभव है जब हमारे बच्चों को आप उस लेवल पर लाकर खड़ा कर देंगे जिस लेवल पर आम बच्चा होता है विद्यालय का। और एक चीज नोट करिए, हमारे जितने भी विद्यालय कैंपसेस हैं, विद्यालय प्रांगण हैं जितने भी, उन सबको कहा जाता है कि ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। सारे विद्यालय ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। किसके ट्रेनिंग ग्राउंड्स? किसको हम ट्रेन करते हैं वहां पर? हम वहां सिटीजन्स को ट्रेनिंग देते हैं। सिटीजन्स को हम भावी नागरिकों का प्रशिक्षण करते हैं। भावी नागरिक, ये सारे बच्चे जो आज आप विद्यालय में देख रहे हैं, कभी आप भी विद्यालय में थे और आज आप अगले साल या एक साल बाद, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी नौकरी मिले। अगर सरकार कुछ अच्छी नीतियां लेकर आए तो आप भी नौकरी में आगे बढ़ेंगे जरूर। तो आप भी ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, अच्छा वेतन मिलेंगे और आपको सम्मान और पुरस्कार भी मिलेंगे। और ये तभी संभव है जब आप ऐसे अध्यापक, जिसको हम कहते हैं ना अद्वितीय अध्यापक, और अद्वितीय अध्यापक का मतलब है अध्यापक का बहुत बड़ा रोल है। हमारा एक कमीशन बना था 1964 में, जिसकी रिपोर्ट 1966 में आई, 2 साल बाद। इनको हम कहते हैं कोठारी कमीशन, यानी दौलत सिंह कोठारी कमीशन के नाम से, DS कोठारी के नाम से जानते हैं। इनकी रिपोर्ट इतनी व्यापक थी कि 1968 में
इसी रिपोर्ट को हमने नई शिक्षा नीति के रूप में अडॉप्ट कर लिया भारत सरकार ने। हमने का मतलब भारत सरकार ने इसको नई शिक्षा नीति के रूप में अडॉप्ट कर लिया। और कोठारी कमीशन ने लिखा है, मैं आपके नोटिस में, आपके संज्ञान में ले लाना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हिंदी में इसका अगर तर्जुमा करूं, मैं ये ट्रांसलेशन करूं, तो वह है कि भारत के भाग्य का निर्माण, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और भारत के भाग्य का निर्माण कौन कर रहे हैं? आप सब अध्यापक, हम सब अध्यापक भारत के भाग्य का, भारत की नियति का निर्माण, डेस्टिनी, डेस्टिनी हमारे राष्ट्रगान में लिखा है ना, भारत भाग्य विधाता। आप सब अध्यापक, हम सब मिलकर भाग्य विधाता हैं। आप और हम सब राष्ट्रीय कर्णधार हैं। कर्णधार, कर्णधार मीन्स ऐसे एजेंट्स जो राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो जाइए और अपने बच्चों को, जो भी बच्चे आपको मिलें पढ़ाने के लिए, उनको उस प्रकार पढ़ाइए कि उनका चहुमुखी विकास संभव हो सके। चहुमुखी, चहुमुखी का मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, भावात्मक, सामाजिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक, सभी प्रकार, कोई पक्ष हमसे अछूता न रह जाए। यदि हमारे से कोई पक्ष छूटता है तो हम अध्यापक अच्छे नहीं कहलाते। और यदि हम सभी पक्षों को टच करते हैं, छूते हैं, सभी पर अपनी छाप छोड़ते हैं, तो आपसे ज्यादा सफल अध्यापक कोई और नहीं हो सकता। और हमें आवश्यकता इस बात की है कि आप सब लोग सफल, सक्षम, योग्य, कुशल अध्यापक बने और उस चुनौती को स्वीकार करें जो आपके सम्मुख आने वाली है, जिसके लिए आप तत्पर हो रहे हैं। उस चुनौती को स्वीकार करें जो राष्ट्र आपके हाथों में सौंपने जा रहा है। इसलिए हमें अपने हर बच्चे को एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करना है, विकसित करना है। ऐसा नागरिक जो इस देश पर बोझ नहीं बल्कि बोझा ढोने वाला बन जाए, इस देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुमूल्य भूमिका अदा कर सके। ऐसे नागरिक बनाने की आवश्यकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक राष्ट्र के रूप में एक ऐसा राष्ट्र बने, एक ऐसी बिरादरी बने जिसमें हमारा वही सम्मान हो जितना कि अमेरिकन लोगों का है या यूरोपियन लोगों का है या बाकी जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उनके नागरिकों का है। वही सम्मान हमारे नागरिकों का भी होना चाहिए। और ऐसा सम्मान तभी संभव है जब हम ऐसे नागरिक तैयार करें अपने विद्यालयों के अंतर्गत जो आगे आने वाली भविष्य की चुनौतियों को न केवल स्वीकार करें बल्कि उन चुनौतियों को दूर करने में, उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक अवसरों में ढालने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान कर पाए। तो ये तभी संभव है कि हम जैसे अध्यापक, आप जैसे अध्यापक, वुड बी टीचर्स, आप वुड बी टीचर्स यानी होने वाले हैं कल के अध्यापक, जब इस क्षेत्र में आगे आएंगे
और हमारे बच्चों को खेलों में भी उतना आगे ले जाएंगे जितना कि आगे बच्चे दृष्टिवान हैं। तभी आपकी और हमारी भूमिका साकार सिद्ध होगी, तभी हम सम्मान के भागीदार बन पाएंगे। मेरा ख्याल है विकास जी, नागेश जी, सॉरी मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, नागेश जी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं आपके टाइम से ज्यादा बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं। आपको हम लोग 4 बजे तक हमारे बच्चे बोर तो नहीं हो रहे? 4:27 हुआ है। कोई बात नहीं सर। तो कोई सवाल बच्चों के होंगे तो हम सवाल थोड़ा सा ले सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रश्न ले लिया जाए। नागेश जी, मैं ये जो बातें हैं मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके विद्यार्थियों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो सब इन चीजों से इन स्तरों से गुजर चुके हैं। जी सर जी। तो अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, जिससे हम सर के समक्ष वो प्रश्न रख सकें। किसी विद्यार्थी का या किसी अध्यापक का अगर कोई प्रश्न है, कोई ऐसी भाव है जिसका क्लियरेंस सर से लेना है, तो निवेदन है आप चैट बॉक्स में लिखें, हम सर के सामने वो प्रश्न प्रस्तुत करके और उस शंका का समाधान किया जाए। आशा है कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। जी सर। और कुछ न कुछ समझ भी आ रहा होगा। कुछ न कुछ नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। बच्चों ने कमेंट करके सब बताया है। आपने इतनी सहजता और सरलता से आज समझाया है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो आपके भाव सर एक प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। जी जी विकास सर, मैं एक जी सर। स्काउट्स एंड एनसीसी किस क्रिया में आएंगे? हाँ बिल्कुल। को करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी? ये केडी शर्मा जी ने पूछा है। क्या बात, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। एक बार रिपीट कर दिए। स्काउट्स एंड गाइड्स की बात पूछी है उन्होंने। स्काउट्स एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, स्काउट्स जो हैं ये छात्रों के संदर्भ में वर्ड यूज होता है, स्काउट्स। एंड गाइड्स का मतलब गर्ल गाइड्स, इन गर्ल्स के क्षेत्र में यूज करते हैं हम इस टर्म को। स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज ये हमारे ऐसे बच्चों के लिए जो साइटेड बच्चे दृष्टिवान कहलाते हैं, वहाँ ये एक्टिविटी करवाई जाती है। थोड़ा और अगर और हायर लेवल पे जाए तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, ये भी हमारे जो विद्यालय हैं, जो सक्षम विद्यालय हैं, सक्षम बच्चों के लिए हैं, वहाँ एनसीसी या स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको एक अहम हिस्सा है। लेकिन आपके छात्र प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी हेतु मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट विद्यालयों में ऐसी ट्रेनिंग शायद कहीं है नहीं स्काउट्स एंड गाइड्स की। हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं अगर, कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तो भारत सरकार कुछ कैंप लगाती थी उस समय, हो सकता है कि आज भी लगाती हो, हमारे बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो मेरा पहला कैंप 1975 में कश्मीर में जो श्रीनगर है, कैपिटल है वहाँ की, और श्रीनगर में भी एक बहुत फेमस जगह है जिसको लाल चौक कहते हैं, पॉश एरिया कहलाता है, वहाँ पर ये कैंप लगा था हमारा। और इस कैंप में पंजाब के लुधियाने से ब्लाइंड बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मेरा किंग्सवे कैंप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से हुआ था। फिर BRA दिल्ली में एक स्कूल है BRA के नाम से, वहाँ के बच्चों का, ऐसे कर 4-5 स्कूल के बच्चों का 4-5 स्कूल के बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए थे। और सभी स्कूलों से अध्यापक, मुख्य अध्यापक यानी जो मेन जो काम करने वाले लगते थे, उनका सिलेक्शन हुआ। वहाँ पहुँचे हम, उनके साथ 15 दिन हमने खूब, लेकिन हाँ हमारे लिए भी स्काउट साइटेड ही आते थे। हम घूमते जरूर थे, ट्रैकिंग भी करते थे, हम लोग ट्रैकिंग करते थे, खूब करते थे ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग का मतलब है कि हमने उस समय
पहलगांव जो हम केवल सुनते हैं, पर पहलगांव हम जाके हमने झेलम नदी में पैर डाले हैं, पत्थरों पर बैठकर ठंडे ठंडे पानी में। पहलगांव के बाद हम फिर गुलमर्ग से ऊपर टनमर्ग, और टनमर्ग से ऊपर खिलनमर्ग, ऐसे करके खूब हमको स्काउट्स एक्टिविटीज करवाई गई थी। सोनमर्ग तक ले जाया गया था बर्फ दिखाने के लिए, वो भी जून में। तो साइटेड बच्चों के यहाँ तो एनसीसी और स्काउट्स एंड गाइड एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालयों में ये सारी चीजें नहीं कराते हैं। मेरे जीवन में एक और मौका आया जब भारत सरकार ने एक और कैंप लगाया काठमांडू में, और काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी है, वहां भी मेरा सिलेक्शन हुआ 1978 में, और मुझे काठमांडू में भी 15 दिन कैंप में रहने का मौका मिला। वहां भी हमने यही सारी एक्टिविटीज करी, पर स्काउट्स एंड गाइड्स हमारे लिए बाहर से ही आते थे, काठमांडू के स्कूलों से आते थे। तो हमारे विद्यालयों में स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज या एनसीसी की एक्टिविटीज कंडक्ट कहीं नहीं की जाती हैं। हाँ, मैं अध्यापक जो बनने वाले अध्यापक हैं, जो कल आने वाले अध्यापक हैं, मैं उनसे, क्योंकि आपने सवाल उठाया है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि आपके दिमाग में ये जो सवाल आया है ये केवल दिमागी पटल पर न रह जाए। आप भी अपने विद्यालयों में, चाहे अगर आप स्पेशल स्कूल्स में नौकरी पाते हैं, तो वहां पर आप एनसीसी या स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नया माहौल है, नया वातावरण है, इसमें नई नई क्रियाएं आना बहुत जरूरी है। अगर आप इस लायक समझते हैं या आपको समावेशी शिक्षा में अध्यापन कार्य मिलता है, तो वहां पर एनसीसी कोई प्रोग्राम चलता है या स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज चलती हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके विद्यार्थी पीछे न रह जाएं, वो भी किसी न किसी रूप में उनमें भाग लें, जिससे कि उनके अंदर भी वही मनोरंजन, वही शारीरिक स्वास्थ्य की ओर खिंचाव हो जो बाकी बच्चों के लिए। वहां भी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक निर्माण के गुण बच्चों में दिए जाते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, समाज के लिए उपयोगी होने के लिए गुण भरे जाते हैं। और स्काउट्स बहुत काम के होते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में स्काउट्स एंड गाइड्स और एनसीसी के कैडेट्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारे सैनिक, यानी कौन से सैनिक बल, जो सशस्त्र सैनिक बल करते हैं। तो ठीक आपके बच्चे भी पीछे न रह जाए ऐसी गतिविधियों में, आप भी प्रिंसिपल से, मुख्य अध्यापक से, हेडमास्टर से अनुरोध करें कि आपके बच्चों को भी वहां शामिल किया जाए, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। सवाल पूछने वाले अध्यापक हैं या स्टूडेंट हैं? ठीक है, विकास जी, जिन्होंने सवाल उठाया है वो टीचर हैं या प्रशिक्षणार्थी हैं? टीचर है, टीचर हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। तो उन टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विद्यार्थियों को इस तरफ प्रेरित करें कि जहां भी वो नौकरी पाएं आपके यहाँ से जाने के बाद, वो अपने बच्चों को इन गतिविधियों में भी शामिल करवाएं, समाविष्ट करवाएं, क्योंकि ये बच्चे भी विद्यालय समाज के अभिन्न अंग हैं, पीछे नहीं छूटने चाहिए। उनसे भी समाज वही अपेक्षा करता है जितनी की बाकी अध्यापकों से अपेक्षा करता है। आदरणीय राज्यपाल सर, जी राज्य नहीं है, राज्यपाल सर, सॉरी, केडी शर्मा सर पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक्टिविटी एनसीसी और ये जो स्काउट गाइड है, एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, शायद ये पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा को करिकुलर, यानी आप ये नोट कर लीजिए कि जो भी चीज हम कक्षा के बाहर करते हैं, खेल के मैदान में करते, जो भी क्रिया हम
खेल के मैदान में करते हैं, कक्षा के बाहर, वो सारी की सारी क्रियाएं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा म्यूरल वो हैं जो विद्यालय के बाहर की जाती हैं, जैसे वृक्षारोपण या नालियों की सफाई या रोड की सफाई करना, या और भी कहीं कोई एक्टिविटी करवाई जाए, कोई गड्ढा, कोई तालाब खोदना हो तो हमारे बच्चों को भी उसमें शामिल किसी न किसी रूप में किया जा सकता है। तो जो काम हम कम्युनिटी के लिए करते हैं, यानी सामुदायिक विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज में आते हैं। म्यूरल मीन्स MURAL। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो हैं जो खेल के मैदान में या गेम्स के द्वारा, गेम्स चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, दोनों, चाहे वो टीम गेम्स हो चाहे वो इंडिविजुअल गेम्स हो, चाहे वो गेम्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको हम लोग अभी तक आदरणीय RP सिंह सर करके ही कहते हैं। कोई बात नहीं, दोनों सही है, कहना पड़ रहा है तो यहाँ दोनों सही। नागेश्वर जी आप क्या हैं? सॉरी मैं आपके बारे में कम जानता हूँ, क्षमा करिएगा। आप क्या हैं? नाम नागेश पांडे है, मैं RSCI में लेक्चरर के पद पे हूँ। ओहो, हाँ, विकास जी ने कल बताया तो था मुझे, पर दिमाग से निकल गया। आप सीनियर लेक्चरर हैं वहाँ जी, बताया था कल, सीनियर लेक्चरर हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुल 1 घंटे के कार्यक्रम में आपने हमें 1 घंटे 30 मिनट तक ज्ञानवर्धन कराया। और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड-19 के काल में आप लोगों का एक ऐसा समय जो विभिन्न जगहों पर आपको वेबिनार में या विभिन्न कार्यक्रमों में जा करके अपनी प्रस्तुति देनी होती है, ऐसी परिस्थिति में आपने हमें इतना समय के लिए यह पटल तथा हमारे सभी छात्र आपके सदा ऋणी रहेंगे। हम सदा आशान्वित होंगे कि आपका स्नेह हमारे छात्रों के प्रति या हम लोगों के प्रति बना रहे। सर, आप हमारे बीच आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बारंबार बिल्कुल आपको धन्यवाद करता है। तथा हमारे साथ आज के इस विद्वत गोष्ठी में जुड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी आदरणीय प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। महेंद्र वर्मा जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं अवश्य पूछें। हाथ ऊपर करके वो कुछ साइन कर रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं जरूर अवश्य पूछें। महेंद्र वर्मा जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, अन्यथा हम आगे बढ़े। लगता है वो किसी दूसरे को। नागेश जी, मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अगर मेरी बात स्टूडेंट्स तक पहुंची है, जैसे जिस तरीके से मैंने पहुंचाने की कोशिश की है, उस रूप में अगर पहुंची है, तो शायद इसका मैं सोचूंगा कि शायद ये सार्थक रहा, सार्थक प्रयास आपका भी और मेरा भी। 1 मिनट मैं उन्हीं से फीडबैक। रुचि बिटिया, जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? यस सर। आज बताओ सर का क्या क्लास रहा, सर का धन्यवाद ज्ञापन करो। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद RP सर। सर, आपने आज हम लोगों को बहुत ये एक्स्ट्रा कोर करिकुलम के साथ साथ आपने आज हम लोगों को उससे भी ज़्यादा हम लोगों को शिक्षक बनने के बाद जो भी भूमिका निभानी है उससे अवगत कराया है। यहाँ तक कि आपने हमें ये नहीं बताया कि केवल आप स्पेशल एजुकेटर बने तो ही आपको करना है, नहीं। हम लोग किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से जिस भी कॉलेज में टीचर बनेंगे, हम लोगों को हर तरीके से बच्चों के साथ कैसे क्या उन्हें ट्रेन करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, उससे आपने हम सभी को अवगत कराया है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप विकास सर के सर हैं और उनसे पढ़ने
का मौका हम लोगों को मिला, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसे ही नागेश सर के भी जो सर थे उनसे भी पढ़ने का मौका मिला था, ये सोचा नहीं था हम लोगों ने कभी। सर आपने हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई हैं जो कि अगर हम लोग नहीं भी वो चीज नहीं भी सोच पा रहे थे, तो आज वो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ मतलब हम लोगों को ये काम भी करने हैं, जो कि हम लोग जिस दिन शिक्षक बन जाएंगे उस दिन आपकी ये सारी बातें हम लोगों के आज ये कॉपी पे नोट हो गई हैं, और कॉपी में नोट होने के साथ साथ ये दिमाग में भी फिट हो गई हैं, और हम लोग अपनी भूमिका को जरूर निभाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये छोटी प्यारी बिटिया है सर हमारे सेंटर के टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्या नाम है बताऊं सर, बिटिया का क्या नाम है? रुचि पाल। रुचि, रुचि, ओके रुचि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग 5 राज्यों से और 10 सेंटरों के हमारे छात्र आपके शब्द सुन रहे थे, तथा आपकी वाणी पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रही थी, जो हजारों छात्रों तक आज या कल में प्रसारित करी जाएगी। सभी छात्र उसे सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। आज की यह क्लास केवल क्लास नहीं थी, यह एक ऐसा मार्गदर्शन था, एक ऐसा पथ था जिस पर चल के ये हमारे आने वाले भविष्य के शिक्षक अपना उन्नत भविष्य तय करेंगे, तथा एक कुशल अध्यापक के रूप में अपने को इसमें परिणित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आज अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु मैं आपको जितना धन्यवाद कर रहा हूं, उससे 100 गुना अधिक इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा हूं कि एक गार्जियन के रूप में आप हम लोगों के निर्देशक हैं, हम लोगों का अध्यापक हैं, और वैसे ही आपने अपनी तीसरी पीढ़ी को वह ज्ञानार्जन कराया है जिस पर चलकर वे एक उन्नत भविष्य को प्राप्त करेंगे। आपका इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हुए सीआरसी पटना से लालचंद भाई साहब जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हुए टीसीटीबीएच लखनऊ के डिप्टी कोर्स कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ लेक्चरर दीपक भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हुए सीआरसी लखनऊ के ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर विकास मिश्रा सर, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडल के अध्यक्ष रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े हुए मध्य प्रदेश के बहुत से विशेष शिक्षक जो विशेष शिक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी हमसे जुड़े। एक बच्चे ने एक प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे के मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण करने की तरफ बढ़ जाऊंगा। बच्चे ने पूछा है कि सर 18-20 की परीक्षा के संदर्भ में कुछ बता दीजिए, हमें मानसिक पीड़ा बहुत हो रही है, हम लोग परीक्षा न होने के कारण बहुत चिंतित है। तो मैं 18-20 के छात्रों को या बीएड एसटीबीआई के उन समस्त छात्रों को बता दूं जिनकी परीक्षाएं पेंडिंग है, कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए, किसी प्रकार की पीड़ा की परिस्थिति नहीं है। आप इसको पीड़ा के क्रम में न लें, आप अपना ज्ञानार्जन बोध बढ़ाते रहें। आप देख रहे होंगे आरएसबीआई संस्थान की तरफ से या बीएड एसटीबीआई परिवार की तरफ से आपको निरंतर रोज 11 से 12 कोई न कोई लाइव क्लास और फिर 3 से 4 कोई न कोई वेबिनार अवश्य मिलता है। आपका ज्ञानार्जन बना रहे, आपका बोध उत्कृष्ट हो। परीक्षा का जो घोषणा है जल्दी ही होगी, लेकिन आप उसके लिए मानसिक रूप से विचलित न हो, मानसिक रूप से पीड़ित न हो। परीक्षा तो देनी ही है, ये अवसर समझिए कि अगर परीक्षा हो जाती तो ये 2 महीने से लगातार जो 60 दिनों से लाइव क्लास वेबिनार आपको मिल रही है, ये कैसे मिलता? यह भी अवसर इस कोविड-19 ने उपलब्ध कराया, जिसके कारण हम लोग मिलजुल कर आप तक इतने बड़े बड़े विद्वत मूर्ति को, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को आप तक ला रहे हैं। आप उनके ज्ञान से अपना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत बार नहीं आती हैं, आई हैं, तो इसका सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग नहीं तो सभी लोग कोई पीड़ा का अनुभव न करें, आनंद का अनुभव करें। बहुत जल्दी ही
परीक्षा की डेट आ जाएगी। किसी को भी किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आज के कार्यक्रम में सब जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर को बारंबार नागेश पांडे का प्रणाम है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम। आपको भी धन्यवाद और विकास जी को विशेष धन्यवाद। सभी लोग लेफ्ट कर जाए। सर को सादर प्रणाम। आरपी सिंह सर को सादर प्रणाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सर लेफ्ट गए सर।